चलो शुरू जी कर हेलो लीजिए दोस्तों, अल्लाह मैं हूं करे। कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप सफ़र कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है गप हो रही है आपके साथ। बहुत शुक्रिया तार साहब। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं रानिल विक्रमसिंघे का दौरा जो अभी है उसको थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की क्या सिमिलैरिटीज हैं जो अभी रिसेंट उनके साथ जो डिफॉल्ट करने का सिलसिला हुआ है। इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज, करप्शन की सिमिलैरिटीज, राजापक्सा, मैं उन पे बात करूंगा। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या वजह है कि हम उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, ये जिस तरह आपने सवाल किया। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीलंका एग्जैक्टली इतनी मुमासलत है, इतनी सिमिलैरिटी है, आप सोच नहीं सकते। वहां पे तो एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5,000, हमारा तो 5,000 बंदा राजापक्सा बैठा है, बिल्कुल ही। जो अपनी फैमिली से कुछ सीट बचती है, बच्चा कोई बीमार हो रहा हो तो बाहर किसी को देते हैं, वरना जो बच्चे उनके स्कूलों में हैं उनको भी वो मेरा पसंद इसी चीज में ले जाते हैं। बिल्कुल ये सिमिलरिटी, राजापक्सा सारी फैमिली इस करप्शन में। चाइना उनको पैसे दिए, उन्होंने किक टैक्स ली, उन्होंने सारा कुछ किया, उनके हाथ में खेले चाइना के। और फिर हालांकि हालांकि के बावजूद कि उनकी भारत के साथ बहुत उनका एक तो बॉर्डर बहुत वीक है, उनका तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे दरमियान में समुद्र है जो फासला है। दूसरा, अगर देखा जाए उनकी वहां पे जो एथनिक पॉपुलेशन है, अब तमिल जो है, और दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, इसके बावजूद वो चाइना के हाथों में खेले और वो जलीलो ख्वार हुए, उसमें जलीलो ख्वार हुए। अब मैं उसको उसमें बताना चाहूंगा कि पिछले साल जनवरी से लेकर जुलाई तक $4 बिलियन इंडिया ने वहां पे दिया। अब इंडिया वहां पे देता है क्योंकि उनका भी एक चाव शुरू हो चुका है। इंडिया चाहता है कि चाइना वहां पे ना आए, और उसकी एक बड़ी मिसाल कुछ पहले नजर आई। चाइना का एक जासूसी करने वाला वहां पे आया, और वहां पे वो डायरेक्ट भारत के एटॉमिक एसेट्स को वहां पे आके वो चेक करा। भारत को उस पर एतराज था, श्रीलंका के ना चाहते हुए भी वो शिप वहां खड़ा रहा। हालांकि श्रीलंकन भारत ने अपना उसके ऊपर जो एतराज, उनको अपना एहतजाज नोट कराया, लेकिन श्रीलंका उसके नहीं चाहता था कि वहां पे ना बने, लेकिन चाइना का शिप वहां पे खड़ा थी। आज जो हमारे विक्रम सिंघे आए हैं, ये भी 1 साल बाद आए, तो एक पीरियड है। अगर देखा जाए तो जब आए सदर बने थे तो फिर हमारे भारत जो सेक्रेटरी खारजा थे वो वहां पे गए, और उसके बाद वो फॉरेन ट्रिप अपना उन्होंने भारत का लगाया। जिस तरह हमारा यहाँ पे जो आर्मी चीफ बनता है वो सबसे पहला जिस तरह दौरा करता है सऊदी अरेबिया का, इसी तरह वो दौरा करते हैं भारत का। लेकिन ये जो अभी विक्रम सिंघे है, इनको 1 साल लगा आने के लिए, जो कि, और दूसरा वो आए हैं वहां पे। अब 3 उनके ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, एनर्जी, कनेक्टिविटी और फाइनेंस। ये तीनों चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, लेकिन एक अपने रिलेशनशिप को अभी भी बराबर नहीं लेकर आए। जाती दफा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ताकि चाइना, हालांकि भारत ने उनको बहुत की है, उन्होंने उनको बिजली सप्लाई करने के लिए ऑफर की है, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफर की है, और कई चीजों को ऑफर की है कि किस तरीके से श्रीलंका जो है वो
चाइना को छोड़कर दोबारा इनके साथ कैंप में है। लेकिन क्योंकि जो उनके पास उनका डिफिकल्टी क्या है श्रीलंका की इस वक्त, पेरिस क्लब जो है वो पेरिस क्लब और जापान के जो वो अपने रोल आउट करने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना अपने कर्जे रोल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी भी मजबूरियां हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल, मैं कहता हूं डुप्लीकेशन है इस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका की डुप्लीकेशन। लेकिन क्या किया जाए, वहां पे तो राजापक्सा फैमिली एक थी, हमारी 5000 के करीब फैमिली है राजापक्सा की। वो राजापक्सा तो सिर्फ सियासत में था, हमारे तो ब्यूरोक्रेसी में राजापक्से बैठे, हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट में राजापक्से बैठे। हमारा तो साड़ी पंजाबी में कहते इट पुट्टो राजापक्सा थले। तो ये हमें तो एक कैंसर की तरह एक चीज फैल चुकी है। अब उसका ऑपरेशन जो है, मैं कई दफा आपको कहा है कि पाकिस्तान का बॉडी तड़प रही है इमरजेंसी के अंदर, जिसकी चारों आर्टरीज ब्लॉक हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि मैं सिर्फ स्टंट डालूंगा इसमें। उसको तो एक मेजर बाईपास की जरूरत है। वो मेजर बाईपास है, ईसीएल बनाए पहले, फिर सबसे बड़ा छितर निकाल के इनके पीछे पड़े। अगले दिन मैंने सुना है कि इन्होंने 17 से 22 ग्रेड के अफसरों के लिए कहा है कि ये बाहर फॉरेन नेशनलिटीज नहीं रख सकते, बाहर प्रॉपर्टियां नहीं रख सकते। लेकिन ये छोटा सा स्लैब है, कहते हैं मुन्ने ऐसे दोबारा ना करना। ये नहीं पता कि मुन्ना बड़ा बिगड़ चुके है। ये इस वक्त अगर आज भी इनके अकाउंटेबिलिटी शुरू की जाए तो फिलहाल जो ग्रेड 17 से 22 है, ये तो सारे फॉरनर है भाई, सारे फॉरनर है। ये सारे ये सिर्फ इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जदादे अकाउंट सारे इनके पास है। जुल्म है इस वक्त हो रहा है, जो मैं समझता हूं। लेकिन इस पर सीखना होगा। आप कहते हैं कि इनको पता सब कुछ है, सब पता है इनको। उसकी वजह चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट फॉरेन मास्टर डिग्री लेकर बैठा है। आपकी रूलिंग एलीट सारी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी है। आपको जितने ये सेकंड थर्ड जनरेशन ये अंग्रेजों के जो एजेंट है, ये सारे अपने बच्चे यहां नहीं पढ़ाते, सारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, सब इनको तरीका सारा पता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। और भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया, और वो टीका ऐसा उनको मुआफिक आया, ऐसा सूट किया उनका, कि उनका डायस्पोरा भी जहां बैठा है वो अब भारत के गीत गाता जा रहा है। वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है। उन्हें दे बिलीव इन इट, दे बिलीव इन इट। हमारा मसला ये है कि हमारा अभी तक जो है वो कोई हल नहीं निकला। अदालतें जो हैं, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कहते हैं कनेक्टिविटी और एशियन हम क्यों नहीं जा रहे। जब अदालतें डिफेंस अटर्नी के तौर पे जज बोलें, जो जज जो है वो मुलजम को की सफाइयों में पेश हो जाए अदालतों में, तो वहां पे उसका क्या हल है। मैं अगले दिन प्रोसीडिंग देखता रहा हूं, और आपके जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुलजम के हक में वकीलों को आगे से रोकते हैं और उनको दलाइल देते हैं आगे से, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, फलां हुआ था, ये हुआ था, दलाइल देते हैं आगे। हालांकि जो जज का रोल नहीं है दलाइल देना, एज अ डिफेंस अटर्नी। तो उस कौम का फिर आप क्या कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, अगर भारत के साथ उनका कल्चर और मजहब जुड़ता है, ठीक है, आज ये कहा जाता है और वो सोच भी रहे हैं कि इसको भी यूज करें, तो पाकिस्तान और भारत का कल्चर और मजहब नहीं जुड़ता वहां पे। भारत के अंदर सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मलेशिया, इन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है भारत के अंदर। अगर आप चाहें तो आप रिलेशनशिप आप भी उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह श्रीलंका और भारत के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, आपकी भी अटैचमेंट उनके साथ, सदियों से आप भी इकट्ठे रहते थे उनके साथ। चाइना के साथ आपकी क्या कौन सी रिश्तेदारी है, अमेरिकन कौन आपके फूफीजाद हैं। आप इस वक्त दो ही मुल्कों के दरमियान डिवाइडेड है ना, या सी पैक है या IMF है, ये दो चीजें हैं। अगले बैलेट के ऊपर यही होना है इलेक्शन में, देखें कि सी पैक जीतेगा या IMF जीतेगी। लेकिन आप भी अगर चाहें, आप भी चाहें तो मेरा मकसद है कोशिश कर सकते, लेकिन उसमें फिर बात ये कहीं तरक्की पाकिस्तान में कर जाए। ये जो आपके जो डायस्पोरा है, ये जो आपके इस वक्त फॉरेन एजुकेटेड आपकी एलीट है, जो आप जिसने शिकंजे गाड़े हुए हैं, उनको खदशा है कि इस तरह करने से शायद पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। यही उनकी अवलीन तरजीह है इस वक्त, कि अपने बच्चे लंदन में पढ़ाने हैं और इनको जिहाद सिखाना है। देखें, जियाउल हक से लेकर आज तक आपने क्या सीखा? जिहाद। आपने बड़ी दुकान चलाई दहशतगर्दी की, बहुत पैसा बनाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुदा रहा हूं बस करो, दुनिया समझ चुकी है आपको।
प्लीज कम आउट ऑफ इट, प्लीज कम आउट ऑफ इट, थिंक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। आज अच्छा वहां पे श्रीलंकन बैठा विक्रम सिंह है, आपके पास कौन आया? आपके पास यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर आया, आपको वो कह रहा है जी ब्लैक सी ग्रेन हम से गंदम ले लें, एंड यू आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। आप 2021 में आपने चीमा साहब आपने 1 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, बिल्कुल 1 मिलियन टन 2021 में आपने गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट की। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक एग्रीकल्चर कंट्री। और यूक्रेन क्या है? यूक्रेन इज द वन ऑफ द corrupt मोस्ट corrupt कंट्री इन यूरोप। आप पता नहीं, जब भी जाते हैं आप किसी ऐसे मुल्क से डील करना पसंद करते हैं जो करप्शन में बिल्कुल जो उनके कल्चर का हिस्सा। चाइना जाते हैं क्योंकि वो केक पैक इजीली दे जाते हैं, टर्की जाते हैं क्योंकि वो, यूक्रेन जाते हैं तो फिर वो करप्शन लेने जाते हैं। आप किसी ईमानदार मुल्क के साथ कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश करें या वहां से कोई इंपोर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश नहीं करते। आप कोशिश क्यों करें? क्योंकि केक बैक मिलनी होती है दुबई में या लंदन में। मेरे पास हर चीज, क्योंकि आपके भी कल्चर का हिस्सा है, आपके भी बोन मैरो में करप्शन जा चुकी है। और यूक्रेनियन भी बड़े मशहूर है, दुबई में आप जाए तो उनकी खवातीन वहां बहुत एंजॉय कर रही होती थी वहां पे। मैं तो फिर जाता रहा हूँ। यूक्रेन किस चीज के लिए फेमस था? करप्शन, सारी सारी करप्शन, सारी स्कीम। और आप दोबारा गन देने के चक्कर हैं, आप ग्रेन लेंगे, तड़का लगाएंगे, ऊपर ब्यूरोक्रेट जो बाहर से पढ़ के आए, जो मास्टर डिग्री लेके आए, वो अपने बच्चों को लंदन भेजेंगे और मिलकर सियासत। मैं हमेशा, तो मेरा तजर्बा है, एक बंदा मेरे पाकिस्तान में करप्शन नहीं कर सकता, पूरी मशीनरी उसके साथ ना। उसमें सियासतदान भी होता है, ट्रेड भी होता है, उसमें हर चीज शामिल होती है, फिर मिलकर खाते हैं। और यही एक ट्रेजेडी है, यही ट्रेजेडी है। अगर सीखने वाले के लिए लम्हा फिक्रिया है कि श्रीलंका से सीख ले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है अभी तक मुझे उम्मीद थी अपने नए आर्मी चीफ साहब से। मैंने उनकी स्पीच भी सुनी एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने जो दी थी। मैं उनसे होपफुल हूं, लेकिन स्पीड उनकी बड़ी स्लो है, स्पीड बहुत। टाइम हाथ बिल्कुल से सही कह निकलता रहे जा तार साहब, ये जो आपने, रहा है। ये सही बात आपने की है कि लेकिन स्पीड स्पीड बड़ी स्लो है। स्पीच तो अच्छी थी, पैशन भी है, सारा कुछ करना चाहते हैं। आगे केयर टेकर सेटअप जो है वो भी वो आ रहा है, वो तो अब सारी बात है, आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। तार साहब एक और क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया में वर्स्ट चौथे नंबर पे आया है। यानी कि हमारे पासपोर्ट पे जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो 33 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, जबकि सीरिया जहाँ पे 10 साल से जंग लगी है वो 30 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है। इराक 29 मुल्कों में। अफगानिस्तान के पासपोर्ट जिसको दुनिया में रिकग्नाइज नहीं किया जाता, 29 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है। तो तार साहब आप जो अक्सर बात करते हैं हम अफगानिस्तान इराक, ये तो हम तो उसी कैटेगरी में दुनिया में जो ले रही है हमारे पासपोर्ट की, तो ये वैल्यू रह गई है। तो इसपे ये वो जो आप बात करते हैं कि मोदी साहब ने तो इंडिया में नेशनलिज्म कर दी, इंडियन पासपोर्ट थी, आप 57 मुल्कों में जा सकते हैं। तो हम हमारे अंदर वो नेशनलिज्म आ सकती है कि अगर मोदी साहब ने 10 सालों में चीज़ों को रिवाइव कर दिया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये अगले 10 साल चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? क्योंकि इमरान खान का तजर्बा नाकाम हो गया, अब दोबारा तो ऐसे तजर्बे की कोई उम्मीद नहीं है। सो आपको लगता है कि हम अगले 10 साल में लाइन लेंथ में आ जाएंगे और हमारे पासपोर्ट की भी कदर बढ़ जाएगी? तार साहब पासपोर्ट के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, भारत की जो आपने बात की है, मोदी जी अमेरिका आए थे तो यहां भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहां भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट, तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा काम करने को, उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है आपने किसी वजीर आजम के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? चले उसको छोड़े। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रेवल कर रहे हैं। नहीं बाकी जब सही कह किश्तियों में ट्रैवल, डंकियां जो कहते हैं, डंकी लगाई है। जब आपका डायस्पोरा डंकियों पे जाएगा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है? एम्बेसियों का कोई फंक्शन मुझे बता दें, हर एम्बेसी के अंदर जो है, मैं बता
मेरा ख्याल है तारड़ साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे रब्ता जो है वो जुड़ जाए और वो दोबारा हमें वहीं से जॉइन कर लें जहाँ से वो बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है तारड़ साहब ने हमें जॉइन कर लिया है। और जैसे ही वो जॉइन करते हैं तो वो फिर जी तारड़ साहब शुरू करें, आप बात करें। जी, मैं वो बात यही कर रहा था कि पासपोर्ट के सिर्फ हालात अगर नहीं है, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान भी देखें, जिस तरह बांग्लादेश ने तरक्की की थी, बहुत ज्यादा आपसे हटा था, तो इस वक्त अफगानिस्तान भी हट गया, आपसे दूर हट गया, आपको वो समझ चुके हैं। वो कतर और दूसरे ममालिक के साथ यू आर नॉट इवन देन इन द गेम। आप स्पीड डायल पे नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट ऑन स्पीड डायल ऑफ अफगानिस्तान। वो भी तरक्की कर जाएगा। वो किस तरह, एक तो डॉलर सारे आपके वो सक कर लिए उन्होंने, और आपकी मर्जी से, आपकी एजेंसियों की मर्जी से डॉलर गए हैं वहां, आपकी हुकूमत की मर्जी से डॉलर गए हैं। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, इस कंट्री आप जहां रहते हैं, चीमा साहब बैठे, वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती किसी एजेंसी की मर्जी के बगैर। ये डॉलर भी गए हैं, कमीशनें देकर गए हैं, सबसे हिसाब देकर गए हैं। किस खूबसूरती से उन्होंने डॉलर साक की, आपको घुटनों के बल फेंका उन्होंने। वो भी तरक्की कर जाएंगे, लेकिन आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है, उनमें पाकिस्तानी कोई नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तानी बचा सकता है ना, पाकिस्तान के लिए पॉलिसी पाकिस्तानी बना सकता है। इस वक्त आपके जो फैसले करने वाले वो सारे बाहर के हैं, वो सारे बाहर के, वो मुलाजमीन है, IMF के, वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन है, और दूसरे डुअल सिटीजन है, और तीसरे उनके बच्चे बाहर बैठे हैं, खर्चे उनके पूरे नहीं हो रहे। आपका कोई पाकिस्तानी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पता नहीं हमारा ये कोई विला के कोई अदारा इस तरह का सुनता है, कि मैं मेहनत करूंगा खुदा रखे ये केयर टेकर सेटअप में भी कोई पाकिस्तानी बंदा लेकर आए, जिसके पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हो। खुदा दा ना, जो मैं मेहनत करना थोड़ी, वरना ये जो जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो क्यों फैसले आपके बारे में करेंगे? क्यों करेंगे? वो लंदन से आए हैं, वो लंदन चले जाएंगे वापस, तो अपने साथ लेकर आते हैं लंदन से, छोटे जेट ब्रीफ केस ना होते, टैची के साथ टीटियां यारियां लट गए। लेकिन मतलब बात क्या है चीमा साहब, यही है, आपको सारे पता नहीं है, नहीं है, इस्लाम के बारे में, इस्लामी इस्लाम के बारे में पता नहीं पता, इस्लाम के रिचुअल में फंसे, इस्लाम की वैल्यू में, आपको फिलॉसफी ऑफ इस्लाम से बहुत दूर है। यही प्रॉब्लम है सारे आपके। जो भारत वाली साइड है, वो मोदी साहब ने जगा दिया सारा कुछ आके उधर। उन्होंने पहली दफा मैं समझता हूँ वो जो कटस्ट कहते हैं ना, फार राइट की उनकी थी, RSS लेकर आए हैं। And who is the majority population in India? They are Hindus and they are nationalists now. You cannot blame them. It's good for them. लेकिन आप कॉपी करें, उनको देखें। मैं ये नहीं कहता कि मोदी साहब को यहाँ, मैं अगले दिन क्या कहता कि मोदी साहब को उस जगह पर सदर मिले। मोदी साहब तो नहीं यहाँ आ सकते ना फिजिकली। मोदी साहब से मुराद मेरा ये था कि नेशनलिस्ट ले आए, चाय वाला खुदादा ना जो होवे पाकिस्तानी, होवे पाकिस्तानी, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ना हो। ये मैं हाथ बनना, तुझे ऑक्सफोर्ड परा करो, ये ऑक्सफोर्ड ये ऑक्सफोर्ड ही ले जाते हैं डॉलर सारे। तो ये चीमा साहब गेम सारी पता है इनको, लेकिन अब वो पता नहीं 20-25 करोड़ लोग हैं, पता नहीं वो मां कब पैदा करेगी कोई इस तरह का मर्द जो कहेगा कि मैं पाकिस्तान बचाता हूँ। वरना लीडर ही बचाते हैं। जब सोसाइटी में, जब कंट्रीज या कौमें नीचे जाती हैं, तो लीडर होते हैं। पता नहीं वो लीडर कहां से आएगा। आज एक खबर, चीमा साहब एक छोटी बात शेयर करना चाहूंगा। कल फैसल वाडा साहब ने कहा कि उस्मान बुलदार, जब हमारे अमीरुल मोमिनीन बैठते थे और साथ उनके घर वाले बैठते थे, वो जमीन पर बैठते थे। वाह भाई वाह। और साथ साथ मुझे याद आ गई, इस गुलामी से मौत अच्छी। तो वो पैरांज पाया से वो पैरांज बंदा। ये फैसल वाडा साहब ने आपके नेशनल TV पे कहा है कि उस्मान बुजदार पैरों में बैठता था, और आज 50 करोड़ लोग अंधे हैं उसके लिए। कहते फिर ले आओ वापस, फिर ले आओ एक बार ही और। बस क्या किया, क्या तारसब आप कोई बात करने लगे थे, पासपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो आपको एम्बेसियों की बात कर रहे थे कि जो कह रहे थे हमारी एम्बेसियां, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं बात याद आ रही, लेकिन वो हम बात हमने शुरू की थी पासपोर्ट की, कि हमारे जो पासपोर्ट की इज्जत होगी दोबारा के नहीं होगी। तो आपको शायद जिक्र कर रहे थे, आपके जहन में पता नहीं है अभी। मैं यही कह रहा था ना कि हमारे एम्बेसियों के जो स्टाफ है, ज्यादातर खासकर जो अच्छे ममालिक में जाते हैं, वो वजीरों के सामने जाते हैं ना सारे वहां पे। तो वो क्यों आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट के लिए काम करेंगे? और दूसरी बात है कि एम्बेसी कर भी कह सकता है कि पीछे फैक्ट्री खराब हो गई,
जिस फैक्ट्री वाले से बन के हम सारे आए हैं, उस फैक्ट्री के अंदर तो फिर आपको पता ही है, जो जिस तरह का मटेरियल हमारा है, हमारा डीएनए जिस तरह का है, हम जिस तरह की हमारी इकदार है, जिस तरह की सोच है, सोच क्या है, वो कहना दिहाड़ी लाओ, कहना भाजन दिहाड़ी लगे और शुक्र करो आज दिहाड़ी लाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ नहीं, मारो ਇਹਨੂੰ कहना है। तो वो चीमा साहब अगर हकीकत ना हमें शौक है लेगेसी का, ना हमें शौक है ईमानदारी का, ना करेक्टर का शौक है, किरदार साजी बंद कर दी, बल्कि किरदार वाले लोगों के लिए हमने लफ्ज कहते बोझ दे ले डरपोक है, कहता ना आप खांदा ना सानू खान देता, ये तो आपके टर्म्स है सारी। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं जिस तरह आपको मैंने पहले कहा था, उम्मीद बड़ी है, मैं क्लोजली वेरी पेनफुल फॉर माय मदरलैंड, मैं बड़ी उम्मीद है नए आर्मी चीफ से, और ही इज द ओनली पर्सन, आई थिंक ही इज द ओनली वन इन 25 करोड़ में मेरे ख्याल में हु कैन मेक द डिफरेंस। और लेकिन ये कि पता नहीं आप इंटरनल इश्यूज हैं, एक्सटर्नल इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, स्पीड इज वेरी स्लो एंड स्लोली ग्रेजुअली वी आर सिंकिंग। किसी के मुंह से अभी तक मैंने ना मैन्युफैक्चरिंग की बात सुनी है, ना मैंने सोचा, ये एग्रीकल्चर का तो उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन करप्शन को रोकने के लिए अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की, जिसकी ये ज्यादती। ईसीएल की लिस्ट बड़ी होनी चाहिए और क्रैक डाउन होना चाहिए, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट को खत्म करके दोबारा भर्तियां करें, नैब को खत्म करके दोबारा भर्ती करें, और उनके ऊपर कंडीशन होनी चाहिए कि मेरा मकसद है कि सख्त सजाएं दें। और दूसरा, ये जिन लोगों ने इमरान प्रोजेक्ट के ऊपर इस कौम के अरबों रुपए खर्च किए हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे तार साहब, ये आपने सही बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि ये जो नैब में लोग आए थे अकाउंटेबिलिटी करने, वो तो सारे खुद करप्ट हो चुके हुए हैं, तो वो सारे दोबारा भर्ती होने चाहिए, इनको फारग करें, इनको गोल्डन हैंडशेक दे के निकालें और पूरी की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करें, ताकि ये ना हो कि हर बंदा जो आ रहा है वो नैब को इस्तेमाल कर रहा है और चीज़ें। तार साहब, वो इमरान खान साहब के जो वो होते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे आज़म खान साहब, उन्होंने सारा कुछ कच्चा चटा खोल दिया कि ये इमरान खान साहब तो झूठ बोल रहे थे, वो तो साइफर था ही कोई नहीं, और इस तरह की बातें, और 190 मिलियन पाउंड। आपको लगता है कि वो वादा माफ गुआ बन गए, इमरान खान साहब तो फारग हो गए, और कहा जाता है कि वो जो आज़म खान साहब थे वो ही असल वजीर आज़म थे, और इमरान खान उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते थे, और इमरान खान ने कहा है कि मुझे आज़म खान बड़ा ईमानदार आदमी है, मुझे उस पर बड़ा यकीन है, उसने जब तक मैं अपने कानों से सुन न लूँ और आंखों से देख न लूँ, मेरा नहीं ख्याल उसने बातें की होंगी। लेकिन वो तो कहते हैं 164 का बयान दे के फारग हो गया है। तो आपको लगता है कि खान साहब को एक तो सजा तो खैर होनी है, लेकिन ये जो पकड़ तकड़ की बात है, केयर सेटअप में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पकड़ा जाएगा, आप कैसे देखते हैं ये आज़म खान वाला और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और जेल? देखिए, खान साहब, आजम खान जो है उन्होंने स्टेटमेंट तो दी, इसमें कोई शक नहीं है, 164 के तहत उन्होंने दी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, 164 के तहत जो है डार साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए स्टेटमेंट दी थी, मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन की। लेकिन वो कहाँ तक स्टैंड करती है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज उन्होंने नैब के ऑफिस, पिंडी नैब के ऑफिस में भी गए आजम खान साहब, और आजम खान साहब ने कई चीजें बताई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादा नजर जो है, खासकर उन्होंने जो आपका तोशाखाना का केस था वो शहजाद साहब पे डाल दिया है। उन्होंने कहा कि और शहजाद साहब यही करने वाले, मैं तो इसमें भी नहीं था। और दूसरा जो पहला केस है सफर के हवाले से, भी काफी, दोनों केस से अगर देखा जाए इसमें खान साहब के फंसने के चांस ज्यादा है। लेकिन ये कि फंसेंगे तो तब ना कोई किसी की विल मौजूद होगी, तो वरना फिर उस मुल्क के अंदर आपको पता ही है कि किस तरीके से बंद बैंकों के हाथ की बनी हुई रसीदों पे सादिक अमीन के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, फिर वो इस तरह ही है। और दूसरा, जिस तरह आप बताते हैं, दो चीजें हैं, लोग ये समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के तब से अरेस्ट होंगे, और दूसरा जब तक हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने घर नहीं जाते तब तक अरेस्ट नहीं होंगे, या इस तरह की कई मफरूजे इस वक्त बातें उड़ रही हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बेहतरी किसी चीज में नहीं है, क्योंकि सजा जजा का जब तक आप पूरा एक प्रोसेस नहीं करेंगे। चीमा साहब, मैं जब लॉ स्कूल में गया था तो जब वो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई जाती है, सजा के बारे में ये होता है कि सजा इतनी इबरतनाक होनी चाहिए कि दोबारा उसको कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा शहरी स्टेट का उस रिपीट करने की कोशिश न करे, इतनी सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन यही हमारी इशू है कि हमारी सजा नहीं होती। एक बंदे ने 27 साल एक तहरीक इंसाफ बनाई,
और फिर उसका 27 साल ही चेयरमैन रहा उसका खुद ही, और फिर उस्मान बुजदार और गोगियां पैदा हो गई। तो जब वो तहरीके फेल होगी 27 साल बाद, तो वहां इंसाफ के क्या हालात हों? जजेस, मैंने आपको बताया कि वो जब बोलते हैं तो लगता है डिफेंस अटर्नी है, अपने मुल्जिम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या है, आप किस तरह प्रोटेक्ट करें? उसके बाद मैं वैसे फौजी अदालतों के खिलाफ हूं, लेकिन अगर असली अदालतें फेल हो जाए तो चॉइस क्या है आपके पास? चॉइस कोई नहीं। अदालतें जब 16 मिनट में 16 जमानतें दे दें, अदालतें कह दें कि मर्सिडीज में लाया जाए, अदालतें जब ये कह दें कि मुस्तकबिल में अगर कोई मर्डर करे तो उसमें भी जमानत रह जाओ, तो ये फिर अदालतें नहीं तो फिर वहां मिलिट्री कोर्ट, मैं कहता हूं वहां तो मिलिट्री कोर्ट घंटे में डिसीजन करें। वो ये जो तहकीक तो रिसर्च, ये सब ड्रामा बाजी है। बंद करो जेडे मुंडे लौंडे लपाड़े उत्थे के मुबारक कहते हैं, मुबारक मैंने मुड़ा भुलदा ही नहीं दुरानी की ना उसको कहते कोर कमांडर, और उस कोर कमांडर के घर में घुसा हुआ था जो लाहौर के बॉर्डर के ऊपर जो भारत के साथ जो हमारी सारी फौज बैठी उसका इंचार्ज है, और उसके घर में घुस के वो कह रहा मुबारक मुबारक इनकलाब आ गया। और अमीरुल मोमिनीन दा भांजा सी, उसने पैंट उठाई हुई थी कोर कमांडर की, और दूसरा एक और शैतान सी, उन्हें पूरा यूनिफॉर्म पा लिया सी। और फिर खान साहब कहते हैं ये हमारे नहीं, और भांजा आपका था भाई, कहते ये तो हमारे लोग एजेंसियों के लोग थे। भांजा आपके किसी एजेंसी में काम करता है? और न्याजी वकील जो थोड़ा भांजा है वो एजेंसी का बंदा, वो कोर कमांडर के घर में नहीं था। वो बाहर डॉक्टर नहीं बैठी हुई थी गाड़ी में, वो रास्ता क्या नाम उसका, वो बैठी थी बाहर। खतीजा एजेंसी की एक औरत है, वो एजेंसी की लड़की। खान साहब के पास जो बेचते हैं बिक जाता है, चल जाता है। पीरो मुर्शद है ना जी, मुर्शद बादशाह का क्या है, पैरा सट्टे होता है उस्मान बुजदार। वो आजकल उन्होंने कहा कि वो टिकटॉक पे इमरान खान साहब के 4.5 करोड़ फॉलोअर हो गए एक दिन में ही, तो वो कह रहे हैं इतना मशहूर बंदा है पाकिस्तान में, तो इसको तो वजीर आज़म होना चाहिए। तार साहब, ये टिकटॉक पे जो मशहूरी है, ये बेंचमार्क होना चाहिए? आपको लगता है कि वजीर आज़म होने का, कि मतलब एक दिन में 4.5 करोड़ फॉलोअर हो गए टिकटॉक पे, तो ये वजीर आज़म बंदा, पॉपुलर बंदा? ये भी हमारे लोग कहते हैं क्योंकि वो टिकटॉक पे मशहूर है, लिहाजा वो वजीर आज़म होना चाहिए। मेरा ये सवाल ये है, मैं तो चलो इसको कंपेयर इस तरह कर देता हूँ कि मेरा पीरो मुर्शद अरवद देता है, अपने आप को मिलाता है कि बरतानिया में ये हो गया। बराक ओबामा की टिकटॉक देख रहे हैं आपके? पिछले किसी बरतानवी वजीर आजम की टिकटॉक देख रहे हैं आप? चले, मुझे इतराज टिकटॉक पे नहीं है, वो जो मर्जी करे। बात यह है कि पीरो मुर्शद है, सियासी लीडर नहीं है। सियासी लीडर होता तो असेंबली में बैठता, सियासी लीडर होता तो असेंबलियां ना तोड़ता। ये पीरो मुर्शद है। जो मैं अफसोस है, अब लोग कहना शुरू हुए हैं कि दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर जो है अमलियात पे चलती रही है। अमलियात पे इस चीज का दुख है। टिकटॉक करे, जो अंडे दे बच्चे दो, जो मर्जी करे, उसकी अपनी मर्जी है। पहले जिस तरह मर्जी उसका जो मर्जी करे, ਭਾਵੇਂ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ सियासत होना है, अपने आप नहीं होनी चाहिए। अब मैं और मैसेज देना चाहता हूँ, बस अब बात जितनी देते रहे, अब बात डेट को स्टूडेंट करती है, आपने इलेक्शन नहीं, ये सब चलते हैं अमलियात। वो अब बात को खत्म कर, लेकिन साथ साथ कर जाते जी। तार साहब, बात को ख़त्म करता हूँ। वो किसी ने आज मुझे बताया कि उसने कहा एक वक़्त आना है कि पाकिस्तान में ये इमरान खान और इस जैसे जितने भी लीडर हैं, इन्होंने आर्मी चीफ भी इस्तिखारे पे लगाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा समझ नहीं आ रही, त्रवा नहीं फैला ही कुछ नहीं आने, चलो इंज करो जेड़ा ना इस्तिखारा कर लेना केड़ा बंदा ठीक है, इन्होंने वज़ीर आज़म ला देना। तो तार साहब, आपकी बात सही है, ये जो आप कह रहे हैं कि दुनिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर हो और अमलियात पे मुल्क चल रहा हो, और इस तरह तो फिर कोई गल ना हो। ये 11 करोड़ की अवाम को चलाने वाला वजीर आला पाँव में बैठा हो मैडम के, और तो फिर इसी ताई तो फिर जिन्हों वो अलीम खान तारड़ साहब, एक बड़ी अच्छी बात उसने की, उसने कहा इमरान खान ने हमें दिखाया था शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, तो दिता बुजदार ने। तो हमें कह रहे थे कि मैं ये होगा तो वो होगा तो फलान होगा, और नीचे जो जो हमें प्रैक्टिकली मिला वो बुजदार मिला। तो तो फिर सही है। फिर ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है, एंड आई होप
कि अगर इंडिया और श्रीलंका को जिस तरह बात हम शुरू में कर रहे थे कि कनेक्टिविटी की समझ लग गई है, काश आज हम भी सेंट्रल एशिया, रशिया, ईरान से कनेक्ट होते, हमें ना इतने डॉलर चाहिए होते, तेल की सप्लाई लाइन हमारे घरों में होती, इंडिया भी जा रहा होता तेल, श्रीलंका भी जा रहा होता, नेपाल भी जा रहा होता और सारा मुल्क जो इलाका खुशहाल होता। हम जो है वो बस इन्हीं चीज़ों में, सियासतों में रह गए। खैर, anyhow, thank you very much, Sajid Tar Saab, sir. It's always pleasure talking to you, sir. बहुत शुक्रिया। Thank you so much.